हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास के अंदर ये देखा था कि हम लोगों ने कैथोड रे की प्रॉपर्टी को अच्छे से डील कर लिया था और बहुत सारी प्रॉपर्टी डील करने के बाद हम कैथोड रे के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब ये क्रिस्टल क्लियरेंस आगे की समस्याओं को भी क्या करेगा, न्योता देगा। अब आगे की समस्या है क्या, अभी तक जो रेज निकली कहाँ से निकली थी, कैथोड प्लेट से एनोड की ओर। तो वो रेज के बारे में हमने बड़े अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, नई नई चीजें आ गई हमारे सामने, हम लोग खुश हैं। जे थॉमसन साहब भी एकदम क्या है, खुश है। उन्होंने बोल दिया कि यार जो मैंने खोजा है वो कोई खोज नहीं सकता। मैंने ये खोज दिया कि यार एक एटम जो है वो क्या होता है, क्या होता है, डिविजिबल होता है। उसके पार्टिकल को मैंने खोज दिया, एक एटम के डिविजिबल पार्टिकल। अच्छा वो बताओ ये कहाँ से कैथोड रे आई थी, उस मेटल से ही तो निकल के आई थी, कहीं और से आ रही थी नहीं ना। या मैंने एक चीज और ध्यान से समझो, वो जो गैस आयोनाइज हो रही थी उसी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, वो गैस क्या थी, पार्टिकल ही थी था, और उस पार्टिकल से भी पार्टिकल निकल रहा है। इसका मतलब वो एटम टूट गया ना। तो जे थॉमसन साहब ने वो खोज दिया जो खोजना था। क्या खोज दिया कि एक्चुअल में एटम डिविजिबल है, दिखा दिया कि एटम डिवाइड होकर क्या हो रहा है, एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल दे रहा है। निकल के आगे नहीं आ गया सामने सबका रिजल्ट। अब पूरी दुनिया के अंदर जे थॉमसन साहब की क्या हो गई, वाहवाही होने लगी। होने लगी कि नहीं होने लगी, होगी भी, है कि नहीं। काम भी उन्होंने बहुत काबिल तारीफ किया है, लेकिन इस काबिल तारीफ काम के साथ साथ कुछ प्रश्न भी उठने लगे। अब नए प्रश्न क्या है कि आपने बोला ना कैथोड रे क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कैथोड रे क्या है, तो मेन भाषा उसकी होगी, सॉरी मेन अगर आप बोलोगे तो कैथोड रे क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। ऐसा नो, यही तो बोलोगे। मतलब एक सिंगल डेफिनेशन उसका क्या दोगे कैथोड रे का, सर ये चार्ज पार्टिकल है। अब जो ही ये तुम वर्ड यूज करोगे चार्ज पार्टिकल है, तो ही तुम्हारे सामने दो बातें सीधे सीधे नजर आ रही हैं। पहली बात, चार्ज पार्टिकल है, हाँ तो चार्ज कितना है, समझ में आ रहा है। चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज कितना है, ऐसे पहला क्वेश्चन, चार्ज कितना है, सुनना ध्यान से, चार्ज कितना है। दूसरा क्वेश्चन, पार्टिकल है, हाँ पार्टिकल है तो मास कितना है, क्योंकि पार्टिकल है तो मास होगा। तो उस चार्ज पार्टिकल मतलब इस कैथोड रे का जो आप बोल रहे हो कि पार्टिकल है, तो इसका मास कितना है, क्योंकि पार्टिकल है तो मास होगा, तो मास कितना है। क्लियर, दो क्वेश्चन उठ गया भाई। कैथोड रे के बारे में क्या बोलते हैं, नई प्रॉपर्टी आई कि कैथोड रे क्या है, चार्ज पार्टिकल है। बट त्यों ही हमारे सामने क्या आ गई, दो नई चीजें आ गई कि अगर चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज कितना है, और पार्टिकल है तो मास कितना है। ओके, अब ये दो प्रश्न फिर नए उठ गए। अब इन दोनों प्रश्नों का उत्तर तो देना पड़ेगा ना। अब जे थॉमसन साहब एक्चुअल में इन दोनों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। वो ये डिफाइन ही नहीं कर पाए कि एक्चुअल में जो हमने कैथोड रे ढूंढी है, मतलब जो कैथोड रे हमने निकाली है या कैथोड रे हमने ऑब्जर्व किया है, उस कैथोड रे के अंदर जो पार्टिकल है, दैट मीन्स वो जो पार्टिकल से बनी कैथोड रे है, उस पार्टिकल का चार्ज कितना है और उसका मास कितना है, ये हम नहीं बता पाएंगे। अब ऐसा उन्होंने कहा नहीं, वो डिफाइन नहीं कर पाए। कहने का मतलब क्या है कि वो डिफाइन नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो आई थिंक कहानी समझ में आ गया होगा कि जे थॉमसन साहब के सामने ये समस्या आई कि अब चार्ज और पार्टिकल का मास कितना है ये बताना है, लेकिन ये डिफाइन नहीं कर पाए। बट उन्होंने हार नहीं मानी, ये मत कहिए कि नहीं डिफाइन कर पाए, सही है नहीं कर पाए, बट उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। भले वो ना निकाल पाए, उन्होंने इसका रेशियो निकाल दिया, चार्ज एंड मास का रेशियो। सच पा रहे हैं, क्या निकाला, चार्ज एंड मास का रेशियो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। मैं टॉपिक को एकदम डिक्लेयर करना चाहता हूँ, क्लियर डिक्लेयर कर रहा हूँ कि देखो मेरे पास जो भी पिछले क्लास में आई थी वो यही आई थी कि कैथोड रे चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज कितना है, मास कितना है, यही अब क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर अभी भी किसके पास करने के लिए, मतलब कौन देने के लिए तैयार है, जे थॉमसन। लेकिन वो आइसोलेटेड ये नहीं बता सकते कि उस पार्टिकल का चार्ज कितना, और आइसोलेटेड ये नहीं बता सकते कि उस चार्ज का मास कितना है। समझ में आ रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया, हार नहीं मानी, उन्होंने चार्ज और मास का क्या निकाल दिया, रेशियो। समझ में आ रहा है। तो जे थॉमसन साहब ये दोनों का आइसोलेटेड आंसर तो नहीं दे पाए, लेकिन कंबाइंड करके निकाल दिया रेशियो, E अपॉन एम रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, E अपॉन एम रेशियो, या सीधा सीधा ऐसे बोलना, चार्ज एंड मास रेशियो। चार्ज एंड मास रेशियो किसने डिवाइड किया था, जे थॉमसन साहब ने। अब कैसे किया था ये हमको समझना है। जैसे कैथोड रे की खोज कैसे की थी,
तो पूरा प्रैक्टिकली आपको समझ में आता है, एक्सपेरिमेंट आपने देखा है। अब आप देखोगे कि चार्ज और मास का रेशियो कैसे जे थॉमसन ने निकाला। तो उन्होंने 1897 में ये पूरा का पूरा खेल खेला है। दैट मीन्स ये 1897 की कहानी चल रही है, ठीक है ना, 1897। क्लियर है? तो अब समझा जाए कि कैसे उन्होंने आखिर चार्ज और मास का रेशियो निकाला। अब चार्ज और मास का रेशियो निकालने के लिए आप लोग तैयार हैं? जे थॉमसन कैसे करने वाले आप सब समझना चाहते हैं, हाँ या ना? चलिए, वेरी गुड। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप ये छोटी छोटी बातें हैं इनको नोट कर लेंगे। अब देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं E/m रेशियो। चार्ज एंड मास रेशियो, चार्ज एंड मास रेशियो। अब उसके लिए उन्होंने एक सेटअप बनाया। सेटअप क्या बनाया है? तो इसके लिए मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आपको मैं इमेज दिखाऊं, बिकॉज इमेज दिखाऊंगा ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे बाद में बना दूंगा वो ज़्यादा आपको नजर आएगा, बट सबसे बेटर है कि मैं पहले आपको एक इमेज दिखाऊं, ठीक है? इमेज देखेंगे तो ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर रहेगा, ठीक? तो गूगल से ली गई इमेज है, मेनली बहुत सारी इमेजेस पड़ी होती हैं। तो यहाँ पे बायजूस द लर्निंग ऐप, उसका एक इमेज है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किस कंपनी का है, फिलहाल में हमारा मोटिव है सीखना, है ना? हम लोग कंपनी के पीछे नहीं भागते। कौन सी एजुकेशन कंपनी खड़ी है, हमारा काम है कि कौन सी एजुकेशन कंपनी से हम एजुकेशन ले सकते हैं। दे रही है तो लेना हमारा फर्ज है, ठीक है? चलिए अब देखिए, उन्होंने क्रिस्टल क्लियर दिया हुआ है इस इमेज को, तो हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है? अब ये देखिए, आई थिंक आपके सामने ये सेटअप आ गया होगा। अब सेटअप पकड़िएगा। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कैथोड प्लेट है यहाँ पे, फिर क्या है? एनोड प्लेट है। अब इस कैथोड प्लेट से रेज जा रही है और इस एनोड प्लेट के बीच में क्या कर दिया गया? होल कर दिया गया। दैट मीन्स ये कैसी प्लेट है? परफोरेटेड एनोड प्लेट है। क्लियर है? अब यहाँ से रेज गई, ये गई रेज, और यहाँ पे क्या लग गया भैया? फ्लोरेसेंस स्क्रीन। दिख रहा है? फ्लोरेसेंट स्क्रीन लग गया है, या ZNS जिसको बोलते हैं। कौन सा मटेरियल होगा? ZNS। इसमें कोई दुविधा नहीं है। अब देखना क्या हो रहा है? रेज गई, लेकिन ये रेज आप देख पा रहे हो ये इधर गई, दैट मीन्स डेविएटेड हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई ना? तो इसका कारण समझना। पहले सेटअप पूरा बढ़िया से समझो। कैथोड प्लेट, एनोड प्लेट होल वाली है, यहाँ से रेज जा रही हैं, लेकिन जब ये रेज आगे बढ़ रही हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे इस पोर्शन पे ये एक ब्लू वाली, एक येलो वाली, ये दो प्लेटें नजर आ रही हैं। एक्चुअल में ये दोनों माइनस और प्लस वाली प्लेटें हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली प्लेटें हैं। समझ में आ रहा है? क्या प्रोड्यूस करेंगी ये? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली और ये वाली, ठीक है? वैसे ही फिर उन दोनों प्लेटों के नीचे क्या लगा दिया गया है? मैग्नेट लगा दिया गया है। दिख रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दैट मीन्स इन दो, ये जो कैथोड रे है, इस कैथोड रे को दो फील्ड के बीच में गुजारा जा रहा है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देख रहे हो दोनों प्लेटें ऊपर नीचे लगी हैं, एक माइनस और एक प्लस। समझ में आ रहा है? तो एक क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही हैं, और जस्ट नीचे क्या लगा हुआ है? चुंबक। तो चुंबक क्या कर रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये डिफ्लेक्ट हो रही है, और डिफ्लेक्ट होने के बाद क्या, कहाँ पे? ये सीधे ना जाके, देखिए सीधे भी जा रही हैं, इसके साथ साथ ऊपर और नीचे जा रही है। दैट मीन्स डिफ्लेक्शन शो कर रही है ना, है ना? और जाके फिर किस पे, किस स्क्रीन से टकरा रही है? फ्लोरेसेंस स्क्रीन पे। ये देखिए, ये जो डायग्राम बनाया गया है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन के कारण ही बनाया गया है ना? वहाँ पे चमक रही है इस तरीके से, इसलिए हम बता सकते हैं कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ है। और मैंने कल बताया भी था कि अगर हम कैथोड रे को कहाँ पे रखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो कैथोड रे क्या होंगी? डिफ्लेक्ट होंगी, यानी डिफ्लेक्शन शो करेंगी, मुड़ जाएंगी, वो सीधा नहीं चलेंगी। जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखोगे तब तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तो फिर क्या शो करेंगी? डिफ्लेक्शन। क्लियर है? हाँ या ना? तो आई थिंक सेटअप आप लोगों ने समझ लिया होगा, यस और नो? अब सेटअप आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए और इसको खुद से बना लीजिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे जीवन भर। देखिए ये सेटअप है, इस सेटअप को आप स्वयं बनाइए, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे, फिर क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगी चीजें। चलिए अब चार्ज एंड मास रेशियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मेनली हमको क्या करना है? कैथोड रे पकड़ना है, और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ये कैथोड रे यहाँ से निकलेगी, एक परफोरेटेड एनोड प्लेट मिलेगी। क्या मिलेगी? परफोरेटेड एनोड प्लेट, ठीक है? इस एनोड प्लेट से होते हुए जाएगी आगे की ओर, जाएगी। तो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इस एनोड प्लेट को, ये है मेरी एनोड प्लेट, यहाँ से कैथोड रे आ रही है, ठीक है? ध्यान देंगे, और यहाँ से ये क्या होगा? निकलेगा एनोड प्लेट से बाहर, और ये आगे की ओर बड़ा प्यार से जा रहा होगा। तब तक अचानक से होगा क्या? चलो ZNS को यहाँ पे रखना, ठीक है? होगा क्या यहाँ से कि मैंने बीच में इस पोर्शन पे एक काम करता हूँ, यहीं पे इस पोर्शन पे
मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा दी, एक करा दी माइनस वाली, एक करा दी प्लस वाली, ठीक है, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी, एक माइनस और एक प्लस। क्लियर है? पहले तो मैंने इन दोनों को रखा, तो अभी तक तो बेचारी ये सीधे जा रही थी, लेकिन जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री मारती हैं त्यों ही ये जो रेज हैं, त्यों ही ये जो रेज हैं, अब मैं पूरे रेज को एक साथ नहीं रिफ्लेक्ट करूंगा, केवल एक आध रेज पकड़ूंगा। जैसे यहाँ से मैंने पकड़ा, अब ये क्या होने लगेंगी, ये यहाँ से देखो, अगर नॉर्मली मैं इसको हटा दूँ, पहले तो इमेज ये देख लो, अगर मैं नहीं रखा हूँ तो ये कैसे जाएंगी, सीधा सीधा जाके किसी पॉइंट पे ऐसे यहाँ पे रुक जाएंगी। वही वो पॉइंट दिखा था कि ये सीधा जा रही है, समझ में आ रहा है, ये कैसे जा रही है, सीधा। थोड़ा सा और इसको आगे लेता हूँ मैं, ठीक है, ये इस पॉइंट पे बी पे आके टकराएगी, यानी बी पे हमारा जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, ठीक है ना, EFS, मैं बस इतना लिखूंगा, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, यहाँ पे आके बी वाले पॉइंट पे चमक रही होगी, ठीक। लेकिन जो ही मैंने क्या किया, जो ही मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखते ही ये क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। डिफ्लेक्ट मतलब विक्षेपित हो जाएगी, इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये क्या हो जाएगी, ये एक्चुअल में यहाँ पे आ जाएगी, समझ में नहीं है, डिफ्लेक्ट हो गई है। क्लियर है? क्यों डिफ्लेक्ट हुई भाई, कारण बताइए, और क्यों इधर हुई? तो इसका कारण सबसे पहले आप यही जानते हो कि कैथोड रे एक्चुअल में चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल मतलब इसके पास खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जब ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आएगी या इसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाएगा तो उससे प्रभावित होगी है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं हूँ, मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो मुझे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझना। जैसे ये मार्कर है, मार्कर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अब इसके पास कोई भी चार्ज लेके आओ, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नॉन रिएक्टिव बना रहेगा ये। लेकिन सपोज कर लो इस मार्कर के पास भी क्या है, चार्ज है, तो चार्ज होने का मतलब इसके चारों ओर एक एरिया जनरेट हो जाएगा, एक एरिया जनरेट हो जाएगा, और उस एरिया के अंदर अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित करेगी, दैट मीन्स फोर्स लगाएगी उसके ऊपर। समझ में आ नहीं है? जैसे मैं हूँ, मेरे चारों ओर क्या मतलब, मेरे ऊपर चार्ज है, चार्ज का मतलब मेरे चारों ओर एक एरिया बन जाएगा ऐसे, समझ में आ रहा है, और उस एरिया के अंदर अगर दूसरा कोई आ रहा है, दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल मतलब उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो दूसरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटरप्शन करेगी तो मैं क्या करूंगा, फोर्स लगाऊंगा। क्या करूंगा? फोर्स लगाऊंगा। ये जो पार्टिकल है यहाँ से डिफ्लेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब सिंपली समझ रहा हूँ कि पार्टिकल है ना, कैथोड रे क्या है, पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल के पास अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये माइनस प्लेट भी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है, नहीं कर रही है, कर रही है, हाँ या ना। अब अगर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, मतलब ये भी और ये भी, चूंकि ये भी माइनस वाली है, ये भी माइनस वाली है, तो ये क्या करेंगी, दूर भागेंगी, मतलब ये एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आना नहीं चाहेंगी, तो इसीलिए क्या हो रही है, इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाना चाह रहा है, इस पॉजिटिव वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाना चाह रहा है। मैं फिर से बता दूं, इस पार्टिकल का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये इस माइनस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगी, दूर भागेगी, और प्लस वाले की ओर अट्रैक्ट हो रही होगी, इसीलिए कहाँ की ओर गई है, ये इधर की ओर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये घटना हो रही थी। क्या किया है हमने, यहाँ पे हमने लिया है एक कैथोड प्लेट, यही तो हुआ था पूरा अभी तक, ये था कैथोड प्लेट, है ना, और ये क्या है, हम लोगों ने क्या लिया है, एनोड प्लेट। ये परफोरेटेड एनोड प्लेट है, परफोरेटेड एनोड प्लेट, ठीक है। तो परफोरेटेड एनोड प्लेट है, मतलब छेद है इसके अंदर, और यहाँ से हम लोगों ने रेज गुजारी, ये रेज आई, और जो ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, ये क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो किधर जाती, सीधे। क्यों हुई, ये कारण भी समझ में आ गया, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, इनके पास खुद का अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में टकराती हैं तो 100% क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन। मतलब डिफ्लेक्शन मतलब मुड़ेंगी जरूर, या तो उसकी ओर मुड़ेंगी या तो उससे दूर भागेंगी, लेकिन डिफ्लेक्शन 100% होगा। क्या जरूरी था उसे प्लस माइनस लगाना, चार्ज पार्टिकल? अच्छा, क्यों लगाया गया, ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, क्यों लगाया गया, ये एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एक्सपेरिमेंट में हम कुछ भी कर रहे होते हैं, मेनली देखिए हमारा पर्पज जो होता है, पहले देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं, किसी भी एक्सपेरिमेंट की जब शुरुआत होती है तो हम रैंडमली कुछ भी कर रहे होते हैं। जैसे सपोज कर लो तुम्हारे पास मोबाइल आया जब तुम बहुत छोटे थे, समझ में आ रहा है, तो उस कंडीशन में तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, बट कर रहे हो, और करते करते तुम कुछ मोटिव लेके नहीं गए थे करने, लेकिन तुम कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई, सेटिंग में घुसे, रैंडमली चला रहे हो मोबाइल, अरे यार ये वाला दबाते हैं, ये देखते हैं क्या, ये देखते हैं क्या है,
अब अचानक से तुम एंट्री मारते जा रहे हो और उसमें से तुमको कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है। या तो तुम मोबाइल खराब ही कर देते थे, या तो कुछ नया सीख के आते थे, तो अगली बार प्रॉब्लम जब क्रिएट होती तुमको पता अच्छा यहाँ से हमको मिल जाएगा। समझ में आ रहा? सेम कहानी एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक रैंडम दिमाग लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि हम इसको रखते हैं, ये क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब समझना इसका कारण अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे मैंने रैंडमली तुमको इस समझाने के लिए बोला है, क्योंकि अभी मैं ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट क्या हुआ, मतलब क्यों एग्जैक्ट सोच लिया गया ऐसा। तो एग्जैक्ट सोच तब तुमको पता चलेगी जब तुम फाइनल रिजल्ट तक पहुंचोगे, तब तुमको पता चलेगा अच्छा इसलिए प्लस लगाया गया था, इसलिए माइनस लगाया गया था। जैसे तुम सेटिंग में गए, कुछ किए इधर उधर, है ना, तो गए तो बिना पर्पज के, है ना। या सपोज कर लो कि तुम्हें कोई एक समस्या दे दी गई कि देखो यार कि मोबाइल के अंदर ना एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि इसका टाइम और डेट क्या है, चेंज हो गया है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, सही नहीं है, इसको सही करना है। अब तुम टाइम और डेट के लिए कहाँ पे जाओगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस दिए होंगे, बहुत सारे मेन्यू दिए होंगे, तो तुम्हारा माइंड चल रहा है कि यार टाइम और डेट को क्या करना है, मुझे सेट करना है। और सेट करने वाली चीज़ें कहाँ होंगी, सेटिंग में मिलेंगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो तुम इस प्रोस्पेक्टा के साथ उसके अंदर एंट्री मारते हो और जाके कहीं ना कहीं सर्च में सेटिंग में मिल जाता है। सेटिंग में जाते हो, फिर फ़ोन सेटिंग होती है, फ़ोन सेटिंग के अंदर लैंग्वेज वाला ऑप्शन होता है, टाइम और होता है, टाइम और डेट होता ही नहीं होता है, मिल जाता है, कर लेते हैं हम लोग। तो एक थॉट प्रोसीजर था, उसके अनुसार चल रही है। ऐसे यहाँ पे भी एक थॉट प्रोसीजर है, उस थॉट प्रोसीजर को थोड़ा सा आगे समझोगे, ठीक है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों लगाने से क्या हो गया, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन हुआ। अब डिफ्लेक्शन हुआ कैसे, पहले समझो, देखा जाए, है या ना। मेनली अगर डिफ्लेक्शन हुआ है तो बड़े अच्छे से समझो क्या होता है यहाँ पे कहानी। ये मैं पार्टिकल को, यहाँ पे एक पार्टिकल को पकड़ता हूँ, ये पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल दो, मतलब ये इस पार्टिकल को किधर करना चाहिए था, इस पार्टिकल को एक्स डायरेक्शन में करना चाहिए था, किधर की ओर गया है, वाई वाले में गया। एक मिनट पहले इसको आप नोट करिए, मैं थोड़ा सा इधर देख के करता हूँ। चलिए अब मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल अगर इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, कभी भी कोई चीज़ ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो जब ये ऐसे ट्रैवल कर रही है तो इसका सीधा मतलब ये समझो कि यार ये किस डायरेक्शन में कर रही है। पहले तो ये बताओ, अगर ये इस तरीके से ट्रैवल कर रही है तो इसका मतलब ये एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। एक्सिस तो पता है ना, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। इतना दो एक्सिस तो आपको पता ही होगा। ऊपर जा रही है तो वाई एक्सिस में, या नीचे जा रही है तो भी वाई एक्सिस में, इधर जा रही है तो एक्स एक्सिस में, इधर जा रही है तो भी एक्स एक्सिस में। यानी हॉरिजॉन्टल मोशन तो एक्स एक्सिस, वर्टिकल मोशन तो वाई एक्सिस। तो अगर ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो एक्स एक्सिस, अगर ये पार्टिकल सीधे सीधे ऊपर जा रहा है तो वाई एक्सिस होगा कि नहीं होगा। ये सीधा सीधा इसको पूरा मिला लो, ऊपर नीचे जा रहा है तो वाई एक्सिस और दाएं बाएं जा रहा है तो एक्स एक्सिस। लेकिन यार पार्टिकल का मोशन पहले देखो, पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है तो इस केस में क्या है, इस केस में तो यार एक्स में भी कर रहा है और वाई में भी कर रहा है, हाँ या ना। पार्टिकल एक्स में भी कर रहा है और वाई में भी कर रहा है, ऐसे फील आ रहा है ना, मोशन तो ऐसे ही कर रहा है। लेकिन मेनली डिफ्लेक्शन के कारण ये जाना किधर चाह रहा है, इधर जाना चाह रहा है। जाना तो इसको सीधा है बट गया किधर है, इधर की ओर। तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में इस पार्टिकल के द्वारा जब मोशन किया जाएगा, मोशन का कारण क्या बनता है, वेलोसिटी। भाई मोशन होगा तो स्पीड तो होगी ना पार्टिकल के पास। ये भी पार्टिकल है, जब यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब इसके पास भी मोशन हो गया, सॉरी स्पीड होगी। एक स्पीड तो इसकी एक्स डायरेक्शन में होगी। देखो फिर से मैं बता दूं, कभी भी जब ऐसे मोशन हो रहा है, ऐसे मोशन हो रहा है, डिफ्लेक्शन वाला मोशन, तो इसमें दोनों तरीके का मोशन होगा, दोनों तरीके का, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। लेकिन मेनली जो वाई वाला यहाँ पे होगा वो क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है मोशन, एक्स में। पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, नीचे भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका मोशन टोटल का टोटल किधर है, एक्स के डायरेक्शन में। देखो पार्टिकल क्या पूरा का पूरा यहाँ पर नीचे चला आया, नहीं गया तो आगे ही है ना। तो मेनली यहाँ पे जो एक्स डायरेक्शन में ही आपको मोशन देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स वेलोसिटी आपको किधर मिलेगी, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो मेनली देखोगे तो इधर मिलेगा आपको यू एक्स और नीचे की ओर क्या मिलेगा, यू वाई, और यू वाई क्या होगा, 0। समझ में आया, आया ना। तो यू वाई क्या मिल गया, 0। क्लियर है कि नहीं है। मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया कि यू एक्स क्या है हमारा, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में मैंने एज्यूम कर लिया कि मोशन नहीं हो रहा, बहुत थोड़ा सा हो रहा है, इसलिए मैंने 0 ले लिया। समझ में आया। पार्टिकल जा तो ऐसे रहा, मैं पुनः बोल दूं यार, जब ऐसे मूव करेगा पैराबोलिक टाइप में तो ये दोनों साइड में मोशन कर रहा है, एक्स में भी कर रहा है और वाई में भी। लेकिन इसका एक्चुअल स्पीड आपको किधर नजर आएगा, एक्स में। रीजन क्योंकि इधर बहुत थोड़ा सा होगा, ठीक है। पार्टिकल बस ऐसे गया है लेकिन जा तो आगे रहा। समझ में आ रहा है। पहले ऐसे जाता था एकदम सीधा, तो सीधा स्ट्रेट एक्स में मोशन कर रहा था तो एक्स में केवल स्पीड थी। अभी क्या ऐसे जा रहा है तो ऐसे बस जा रहा है। समझ में आ रहा है। वाई में हल्का दिख रहा है लेकिन सबसे ज्यादा मोशन किधर है इसका, एक्स में।
तो इसलिए मैंने ux लिया, ui क्या आ गया 0। ठीक है, क्या दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? चलिए अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊँ। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये तो हम लोगों ने पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में बात कर ली। अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को पकड़ूँ। ये पार्टिकल इधर की ओर आ रहा है, इसका मतलब ये प्लस वाला इसको खींच रहा है, मतलब इसको नीचे की ओर फोर्स लगाया जा रहा है, हाँ या ना? यानी इसके ऊपर नीचे की ओर फोर्स लगाया जा रहा है, पहले हाँ या ना बता देना। यानी ये जो प्लस वाला इसके ऊपर नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, Fe लगा रहा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसके ऊपर नीचे की ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अब देखना, अभी तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के दिखा दिया। अब आपके मन में दूसरा प्रश्न उठना चाहिए था कि मैग्नेटिक फील्ड काहे नहीं अभी तक हम लोगों ने यूज किया। अब मैग्नेटिक फील्ड मैं यूज करूंगा। दो बातें मैंने डिनोट कर दी, मोशन एक्स में हो रहा है, वाई में हो रहा है, और दूसरी बात इसके ऊपर नीचे की ओर Fe लग रहा है। अब मैं लेके आऊंगा मैग्नेट को, मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, और चूंकि हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा है, चार्ज पार्टिकल है, मोशन कर रहा है, तो इसके पास भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आ रहा है? तो उस मैग्नेटिक फील्ड का भी इन्फ्लुएंस इस चार्ज के ऊपर आएगा। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया, मैंने इसको अरेंज कर दिया, जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे फिर से। अब मैं एक बार पुनः चाहूंगा कि दिखाऊं, इसलिए मैंने यहाँ पे इमेज खोल के ही रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिएगा एक बार पुनः, ये वाली जो पार्टिकल है, देखना ध्यान से, जैसे ये फील्ड है, ये फील्ड इसको रेज को नीचे की ओर ले लिए, खींच लिए, रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, माइनस वाला प्लस की ओर आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये यहाँ पे ना रहे, ये यहीं पे पुनः चली जाए, दैट मीन्स इस जो पहले सीधी जा रही थी अभी भी ये सीधी जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं चाहता हूँ कि ये पार्टिकल नीचे ऐसे गया ना, मैं कहाँ भेजना चाहता हूँ? सीधे। अभी कारण समझ में आएगा तुम, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला ना तुमको कि y 0 है, अभी तुमको फील आ जाएगा कि y 0 क्यों हुआ। इसका कारण अभी 2 सेकंड के अंदर समझ में आएगा। अपने मन मुताबिक कभी भी 0 नहीं ले सकते हम। मैं बस जस्ट तुमको चाहता हूँ कि एक छोटे बच्चे की तरह एज्यूम करवा लो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग ना कुछ भी एज्यूम कर लेते हो। कुछ भी एज्यूम करने का कारण है कि देखो, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं तुमको बिना कंफ्यूज किए पढ़ा ही नहीं सकता। कंफ्यूज नहीं करूंगा तो तुम लोग का मोटिव क्लियर नहीं होगा। भाई एक ऑब्जेक्ट जब भी मोशन कर रहा है तो इधर भी मोशन कर रहा है। अगर मान लो ऐसे मोशन कर रहा है तो 100% यार वो नीचे भी तो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका नीचे भी तो हो रहा है, हाँ या ना? बस इतना बता दो हमको। तो जब नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसकी भी तो स्पीड आएगी। क्लास 9th में इतना पढ़ा है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब इसकी स्पीड वाई डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी? ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यहाँ इस एकदम सीधा जाता तब ना एक्स डायरेक्शन होता, नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है, दैट मीन्स वाई डायरेक्शन में भी तो इसने मोशन किया है ना, यानी वाई डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट आई है कि नहीं आई है? बस इतना जानना चाहता हूँ। आई है तो इसका मतलब यहाँ भी तो वाई डायरेक्शन में भी तो स्पीड होगी। तो मैंने UI 0 क्यों लिखा? ये गलत है कि नहीं है? सिर्फ एक चीज की वजह से मैं इसको गलत कह रहा हूँ, और कारण क्या है? तुम लोग का कॉन्सेप्ट सोचने का। कभी भी मोशन ऐसे हो रहा है, पैराबोलिक हो रहा है, कर्व में हो रहा है मोशन, तो 100% 2 डायरेक्शन में आएगी। ये 2D मोशन है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट x में भी हुआ है और y में भी हुआ है, यानी पार्टिकल x में भी आगे बढ़ा है और y में भी आगे बढ़ा है। समझ में आ रहा है? जैसे सपोज कर लो कि तुम एक कुत्ता है, कुत्ते को, या कोई बॉक्स है, कुत्ता छोड़ो यार, बॉक्स पकड़ो। बॉक्स को अगर तुम क्या कर रहे हो, बॉक्स को ऐसे पकड़ के ऐसे खींच रहे हो ऊपर की ओर। समझ में आ रहा है? तो देखते हो बॉक्स ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और फिर आगे बढ़ते रहता है, हाँ या ना? ऐसे बॉक्स को अपनी ओर खींच के तब तुम ढकेलते हुए आगे की ओर बढ़ो, मतलब खींचते हुए आगे बढ़ो, तो क्या नजर आएगा? बॉक्स आगे भी आ रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर भी उठा होगा। तो इसका मतलब y में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है और x में भी, यानी ऑब्जेक्ट y में भी मोशन कर रहा है और x में भी। तो इसकी स्पीड 0 नहीं होगी y में, इस बात को याद रखना। 0 कभी भी, वो मैं बता रहा हूँ, अब तुमको समझ में आएगा। मेनली Fe नीचे की ओर खींच रहा था, तो मैंने क्या किया? मैग्नेट लगा दिया। मैंने कहा बेटा मैग्नेट तुमको क्या करना है कि जितना ये नीचे की ओर लगा रहा उतना तुम ऊपर की ओर लगाओ, यानी ये जो कैथोड रे इसकी ओर चिपक के आ रही थी, जितने फोर्स से उतना ही फोर्स तुम लगा के इसको फिर से यहीं पे बैठा दो। मतलब B से सीधा जा रहा था ना, तो सीधा ही जाए। समझ में आ रहा है? तो ऊपर की ओर इस पार्टिकल के ऊपर कौन सा फोर्स लगवा दिया मैंने? मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेट आएगा और मैग्नेटिक फोर्स अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लेके आएगा, और इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो इसके भी चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स कर गई। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो नीचे लगाए थे तुमने, ऐसा लगाया हुआ है कि वो कहाँ ढकेल रही है? ऊपर की
ओर। समझ में आ रहा है? तो इस कारण ये जो कैथोड रे नीचे आ रही थी अब कहाँ जाने लगेगी, फिर से एक्स डायरेक्शन में। समझ में आया? और इसके लिए कारण क्या बनाया तुमने कि भैया मुझे इस मैग्नेटिक फोर्स को किसके बराबर रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। एंड जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है उतना मैं ऊपर की ओर क्या लगा दूंगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो अब समझ में आ रहा है कि मैंने मैग्नेट को क्यों यूज किया, ताकि जो डिफ्लेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है वो ना हो। क्लियर है? और इस केस में याद रखना कि दोनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर मान लो ये बड़ा तो ये नीचे खींच रहा होगा, ये बड़ा तो ऊपर खींच रहा होगा। समझ आ रहा? और दोनों बराबर तो ना नीचे खींच पाएगा ना ऊपर खींच पाएगा। तुम रस्सी पकड़ते हो, रस्सी खींचते हो, एक साइड इधर से खींच रहे हैं, मतलब दो लड़के हैं इधर से खींच रहे हैं, दो लड़के उधर से खींच रहे हैं, दो एंड है रस्सी के, इधर से खींचा जा रहा है उधर से खींचा जा रहा है, दो लड़के खींच रहे हैं। अब दोनों बल से, मतलब दोनों लोग खींच रहे हैं पूरे बल से। और सपोज कर लो कि जो रस्सी है वो किधर की भी, मतलब किसी भी डिस्प्लेस नहीं हो रही, तो इसका कारण क्या कि ये दोनों जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स वो भी लगा दे रहे हैं। अब कोई भी एक जन ज्यादा लगाएंगे तो खींच के चली जाएगी रस्सी उनकी ओर, होगी ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि डिफ्लेक्शन ना हो। समझ आया कि नहीं है? आया कि नहीं है? और डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको FM को बराबर करना पड़ेगा FE के। क्लियर है कि नहीं है? आई बात समझ में? अब अगर ऐसा हो गया तब देखो जो ये नीचे जा रहा था अब नीचे जा पाएगा नहीं, अब केवल और केवल किस डायरेक्शन में मोशन होगा, एक्स डायरेक्शन में। इसीलिए UI क्या हो गया अब 0। अब आया समझ में? आई होप समझ में आ गया होगा। जितना भी है सब क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ, टाइम भले ले रहा हूँ मैं, लेकिन बशर्ते मैं ये चाहता हूँ कि आपको एक भी पॉइंट छोटा से छोटा भी हो छूटे ना। ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। तो दो फोर्सेस लगे, देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब ये इमेजेस तुम लोग खुद बना लेना भाई। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स। और ये दोनों लग किस पे रहे हैं, किस पे लग रहे हैं, उसी पार्टिकल पे, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है ना, बराबर होंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो कितना होगा, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके कारण पैदा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूलों को समझना पड़ेगा, थोड़े फॉर्मूले आएंगे आपके सामने जिनको लेके आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप देखें, टेंशन बिल्कुल ना लें, अपने आप चीजें क्रिस्टल क्लियर रहेंगी। अदरवाइज आप कंफ्यूजन में जाएंगे ही नहीं। कब तक नहीं जाएंगे, जब तक ये सोचेंगे कि हमारे लिए हाइपर नहीं है। जब आप हाइपर मान लिए कि हाँ बड़े लेवल की चीज़ है भाई, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हम कहाँ पढ़ पाएंगे, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो मेनली समझिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कहानी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कितना होता है, तो मेनली हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है F/Q0। F/Q0 ये आप पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, G इज इक्वल टू कैपिटल F/m होता है m0 जहाँ पे लिखे थे हम लोग। तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकल के आती है निकल के, आया ना। तो वैसे ही यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, अब यहाँ से बस हम इन चीज़ों को डिराइव कर लेंगे। देखो कैसे डिराइव करते हैं, मेनली समझना ध्यान से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें तो हमारे सामने जो आएगी वो ये आएगी कि मान लो हम एक Q0 ले रहे थे वहाँ पे चार्ज, तो मेरे पास कौन सा चार्ज है, E है, तो मैं क्या लूँगा यहाँ पे E। अब मुझे फोर्स पता करना है तो इसी को इधर कर दूंगा, तो F इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, F इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल E। कई लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तरीका पता होगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पता होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R² होता है, आया ना। लेकिन हमारे पास वो सब चीज़ें नहीं थी, हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिया, हमने जो प्लेट लगाई है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है तो हमने उसका यूज कर लिया, आया ना। और मुझे पता है कि किस पे लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, आया ना। तो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं जानता हूँ तो उसको ले लिया, वहाँ से फोर्स डिराइव कर लिया, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए मैं ये तरीका ना अपना के डायरेक्ट ये वाला ले लूँगा। ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि अगर तुम इस E की वैल्यू रखोगे तो E की वैल्यू अगर पर्सनली देखोगे तो क्या होता है, K इंटू Q अपॉन R² होता है। तो जब यहाँ पे रखोगे ना तो पता चल जाएगा, फिर से यही आएगा। समझ में आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मेरा टॉपिक है, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो वहाँ पे जाके देख लेना। मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये जो फॉर्मूला है वो कहीं और से नहीं आया, ये जो लिखा गया ना वही है, वो बस तोड़ मरोड़ दिया गया है। ठीक है, तो मेरे पास फोर्स आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। चूंकि E इज इक्वल टू F ही है, F/E है, E को इधर कर दो तो क्या मिल गया मुझे मिल गया F इज इक्वल टू E कैपिटल E, मिल गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो गया, E क्लियर है, यानी F इज इक्वल टू E कैपिटल E।
अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला देखो, तो मैग्नेटिक फोर्स का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू निकाला गया है। किसके थ्रू निकाला गया है? मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू निकाल दिया गया है। अब मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू कैसे निकाला गया देखो ध्यान से, तो मेनली अगर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, जैसे यहाँ पे कहानी चल रही थी वैसे वहाँ पे चलती है। मैग्नेटिक फील्ड को ये देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा सा मैं जगह ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे लिख रहा हूँ मैं, ये मतलब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक काम करता हूँ ना, अच्छे से लिखता हूँ मैं, इसको फिलहाल के लिए मिटा रहा हूँ ताकि मैं लिख पाऊँ अच्छे से, अदरवाइज़ मैं लिख ही नहीं पाऊँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये सब आप लोग समझ ले होंगे, बस उतने दूर का रहने दीजिए, बाकी चीज़ों को आप मिटा दीजिए, ठीक है? अब इतने दूर रहने दीजिए। यहाँ पे सब नोट करके लिख लीजिएगा कि ई क्या है? ई इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और स्मॉल ई क्या होगा? स्मॉल ई इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? एफ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है? ये दोनों बातें आप समझ लेंगे, तीनों बातें, ठीक? अब समझिएगा ध्यान से, मैग्नेटिक वाले केस में हम चलेंगे अगर, तो मैग्नेटिक वाले केस में क्या होता है? V इज इक्वल टू, मतलब अगर हम B देखेंगे, देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? B से। B इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन EV, समझ में आया? अब इसको यहाँ से उठा के फेंक दो यहाँ पे, मैं जनरली बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं करना चाहता हूँ। तो F इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे? कोई मार्कर इंक में नहीं रखा है। F इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे? BeV, क्या है? BeV, और V इज अ वेलोसिटी, याद रखेंगे, यहाँ पे मैं सबको डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे FM है, FM मतलब मैग्नेटिक फोर्स, इसको तो आप समझ लोगे, लिख लो इसको अभी भाई, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है? और B क्या है? तो वो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप क्रिस्टल क्लियर होगा। V इज इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ चार्ज या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिल गया? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ला के रखो, तो F इज इक्वल टू मुझे क्या मिल चुका है? E, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं यहाँ से मुझे, अच्छा लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू E और कैपिटल E, ये आया है। ऐसे यहाँ पे अगर डिनोट करोगे, यहाँ पे देखना, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या आया है? FM इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, FM इज इक्वल टू क्या आया है? BeV, आया है कि नहीं आया है? आया है। अब देखना क्या होगा, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, आया ना? दैट मीन्स F इज इक्वल टू FM। मैं यहाँ पे डिनोट कर दिया, झूठ में इसको 4 स्टेप में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है? E, कैपिटल E, ये बराबर होना चाहिए किसके? BeV के, हो गया? अब देखना ध्यान से, E से E कैंसिल हो जाएगा, आया ना? B को इधर कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा? V इज इक्वल टू E अपॉन B, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? V इज इक्वल टू क्या मिल गया? E अपॉन B। ये V क्या है? पार्टिकल की वेलोसिटी या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ठीक है? कोई दुविधा? ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन एक और है, ये तो हमने बता दिया, इसको बड़े अच्छे से याद रखेंगे, इसका भी हमको यूज करना है, ठीक है? इसमें बताओ कोई साइन ऐसा जो तुमको डिस्टर्ब कर रहा हो। तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी, कितनी तगड़ी तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, ठीक है? तो उसके लिए B से हम डिनोट कर रहे हैं। E मतलब जो आप पार्टिकल ले रहे हो, जिसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है इसके द्वारा, उसके ऊपर चार्ज कितना है, वो दौड़ रहा है, तो उसके ऊपर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कहाँ से होगी? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी दौड़ने से, इसके पास, इस चार्ज पार्टिकल के पास, तो ये किस स्पीड से दौड़ रहा है, और तब फोर्स कितना होगा निकाल लिया। ऐसे यहाँ पे भी सेम कहानी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब कितनी तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हो, और किस पे यूज कर रहे हो तुम, तो एक इलेक्ट्रॉन पे यूज कर रहे हो, तो उसका चार्ज कितना है, ठीक है? मिल गया इतना, हाँ या ना? पहले हाँ ना बोलेंगे, ठीक है? अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं कुछ और नया ढूंढने। कुछ नया और क्या ढूंढेंगे, ध्यान से समझिएगा। मेनली अब हम यहाँ पे बात करेंगे
किसी और चीज़ की। किसी और चीज़ का मतलब यहाँ से हम बात करने जा रहे हैं एक और प्रोस्पेक्टा की। जितना कहूँगा कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक करूँगा नहीं, ठीक है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहा हूँ, ले दे के बात समझो। मैं क्या करने जा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या करूँगा, डिस्प्लेसमेंट में ये देखूंगा कि कितना वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल दिया आपने, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। सच पा रहे हो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये मुझे देखना है। अब जो ही ये मैं बात बोलूँगा त्यों ही आपके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। अब आप कहोगे सर वाई डायरेक्शन में हुआ ही कहाँ है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ तो ऊपर चला गया था। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जब तक नहीं लगा था तब तक तो ये डिस्प्लेसमेंट दिखाया था ना। तो कितना डिस्प्लेसमेंट दिखाया था, मान लेता हूँ कितना डिस्प्लेसमेंट दिखाया, वाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वाई डायरेक्शन में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट दिखाया, वाई। मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि वाई डायरेक्शन में इसने जो स्पीड दिखाया वो क्या था, सॉरी डिस्प्लेसमेंट दिखाया वो क्या था, वाई। वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट, वाई। अब सुनना ध्यान से, एक और नई चीज़ इसमें ऐड करूँगा। ऐड करूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर लिया, अब एक और ऐड करता हूँ। मेनली मैंने लिखा था यू आई इज इक्वल टू 0। अब एक नई बात और सुन लो। देखो यार, ले देखिए अभी जो मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ा सत्य अभी जान लो। यू मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। यू मतलब इनिशियल, शुरुआत की वेलोसिटी, शुरुआती स्पीड। शुरुआती स्पीड मैंने वाई डायरेक्शन में 0 रखी है। कारण बताओ, जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं जाता है तब तक ये सीधा चल रहा होता है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री मारता है तब न जाके उस कंडीशन में ना जाके इसकी स्पीड होती है। नहीं समझे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब समझना थोड़ा सा और अच्छे से। देखो डरना मत, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, बड़ा आसान है। न्यूटन के नियम लगाने हैं हमको और कुछ करना नहीं है। तो ये देखो यहाँ से रेज आ रही है, कैथोड रे एनोड से निकलते हुए, ठीक है। यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया है, यहाँ पे प्लस वाला, सॉरी यहाँ पे माइनस वाला, और यहाँ पे क्या है प्लस वाला, और यहाँ पे फिर से जेड एन एस है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ, अभी तो ये क्या है सीधा जाएंगे जब तक ये एंट्री नहीं मारी है। तो उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी अगर देखोगे तो एक्स डायरेक्शन में तो होगी ही होगी, एक्स डायरेक्शन में केवल चल रही है। लेकिन वाई डायरेक्शन में क्या होगी, 0, हाँ या ना। बाद में ना जाके स्पीड में चेंज आएगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगी तब ना जाके ये क्या होंगी, ऐसे मूव करेंगी, इधर आएंगी, हाँ या ना। यस और नो। ये कौन सा पॉइंट था, बी पॉइंट था, बी पॉइंट। लेकिन शुरुआती दौर में इनकी स्पीड क्या होगी, 0। अब मैं अगर डिस्प्लेसमेंट देखूं, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, मान लो ये सीधी जाती लेकिन ये क्या हो गई है, वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होता है इनका, वाई होता। मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया कि वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वाई हो रहा है, ठीक है। अब हमको क्या लगाना है, हमको लगाना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो कैसे निकलेगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है। एस मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वाई डायरेक्शन में, बताओ। वाई हो रहा है यू टी, मतलब शुरुआत में वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0 है ना। वाई डायरेक्शन में इसकी शुरुआती वेलोसिटी कितनी है, 0। 0 इंटू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ऐसे रहने तो अभी, ठीक है। अब ये तो पूरा 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, हाफ ए टी स्क्वायर। अब रिक्वायरमेंट है किसकी, अब रिक्वायरमेंट है हमारे पास a और t की। अगर मुझे a और t मिल जाएगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। निकाला जाए। देखो अभी जस्ट हमने निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, चूंकि हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू कितना होता है, एफ इज इक्वल टू होता है हमारे पास, ध्यान देना, मतलब फोर्स है कोई भी, अच्छा चलो सबसे सिंपल समझो, फोर्स होता है कोई भी तो वो फोर्स किसके बराबर होता है, सर मास इंटू एक्सीलरेशन, हाँ या ना, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन पूछ किसका रहा है, उसी इलेक्ट्रॉन का ही तो पूछ रहा है। मैंने लिखा भाई इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोई भी फोर्स है किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण, पढ़ा है हम लोगों ने, हाँ या ना, बिल्कुल। अब अगर मैं एफ को लिखूँ तो एफ की तो वैल्यू मुझे पता है ना, वो होती है ई कैपिटल ई, होता है ई कैपिटल ई, अभी जस्ट निकाला गया हम लोग। देखो एफ इज इक्वल टू क्या है, ई कैपिटल ई, और यहाँ पे एम इंटू ए की वैल्यू निकालनी तो इसको इसके नीचे भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा यहाँ से ए इज इक्वल टू ई कैपिटल ई अपॉन पूरे के नीचे एम। मिल गया ए की वैल्यू कि नहीं, तो ए की वैल्यू मिल गई। ऐसे टाइम अगर निकालना चाहूँ तो मैं, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा,
टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं निकालना चाहूँ तो अगर मैं मुझे पता है कि यक्स के अंदर कितने टाइम लग रहा है, लो सॉरी स्पीड दी गई है ना, यू एक्स दिया गया है, यू एक्स इज द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, लिख सकता हूँ ना, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इसको ध्यान देना। अब अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन निकालूं तो हमको पता है कोई भी वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम के बराबर होती है या ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कितनी इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये पूछेगा कि ये बताओ कि एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो मैं ऐसे एज्यूम कर लूंगा कि एक्स डायरेक्शन में कितना हुआ है डिस्प्लेसमेंट, एक्स हुआ है भाई। वाई डायरेक्शन में मैंने क्या माना था, वाई, तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक्स, और कितना टाइम लगा, टी की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, टी इज इक्वल टू यू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स अपॉन यू एक्स हो जाएगा, एक्स अपॉन यू एक्स होगा कि नहीं होगा, समझ में आया। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी, ये क्या बता रहा है, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। चलो अब देखो कई सारी चीज़ें मिल गई हैं, इसको लाके इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। पहले इन दोनों को पुट करेंगे, फिर कुछ और वैल्यू जैसे इसको भी हम ले जाके उसमें रखेंगे। निकाल तो लिया ना मैंने वाई पे, नहीं बिल्कुल टी वाई का, देखो यार टी टाइम में एक्स में भी तो हो रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट और वाई में भी हो रहा है, मुझे यहाँ पे टाइम रखना है, समझ में आ रहा है। मैंने टाइम को किसके टर्म में रख दिया, जो मुझे पता है वो ही तो मैं रखूंगा। तो मुझे एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो तो पता है ना, मतलब एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है टी टाइम में वो पता है, तो मैंने उस अनुसार ये रख दिया, समझ में आ रहा है। जो मुझे पता है मैं यूज कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन में यही तो होता है कि किसी भी जगह का पता है, बस मुझे ये चाहिए, इसको निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ से, समझ में आ रहा है। मतलब कुछ भी, मतलब जो हमको पता है उसका यूज कर लूंगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ तक में दिक्कत नहीं तो मैं इन चीज़ों को पहले मिटाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक मैं पूरा मिटा दूंगा, फिर बाकी यहाँ से करूंगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है तो बस ध्यान से देख लेंगे, काम बन जाएगा अपना, ठीक है। चलिए देखिएगा, हमारे पास आ चुका है यहाँ पे v इज इक्वल टू ई अपॉन बी था, इसको रहने दीजिए, ठीक है। बस यहाँ पे रखिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड t इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में रखिए, तो क्या आएगा मेरे पास, y इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर था, यहाँ पे मैं अगर रख दूँ तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, हाफ ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की जगह पे आ जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टी के जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन यू एक्स। चूँकि ये स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर, क्लियर है। तो क्या मुझे मिल जाएगा, y इज इक्वल टू मिल जाएगा हाफ ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। और सर यू एक्स का स्क्वायर, अच्छा ये बताओ ये यू एक्स क्या है, यू एक्स है एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी, और ये जो तुम निकालो ये क्या है, इट इज आल्सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यही तो लिखा था मैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, बोलो समझ में आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ही है, हाँ नहीं, ये इस स्पीड से चल रहा होगा पार्टिकल, हाँ समझ में आ रहा है ना। तो एक्चुअल में यही पार्ट, मतलब यार अगर एक बात बताओ, अगर ये फील्ड नहीं लगा होता तो सीधा ही तो चल रहा होता, और सीधा जो इसकी स्पीड है वही है, और वही तो बोल रहा है कि एक्स में कितना ही चल रहा है, किस स्पीड से, तो यही स्पीड होगी कि नहीं होगी, है ना। ये यू एक्स भी क्या है, इट इज़ अ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यस और नो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। चलो अब इसी चीज को यहाँ पे रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ यू एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, यू एक्स इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में मैं क्या कर दूंगा, रख दूंगा, तो रखूंगा तो देखना क्या होगा, y इज इक्वल टू हाफ स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू एक्स
स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और मेनली यू एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो यू एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, ई अपॉन बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्लियर है। अब मैं उधर का सब मिटा दूँ, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए थोड़ी सी जगह तो और चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो ये मिटा रहा हूँ मैं। चलिए देखिएगा, अब मेरे पास क्या आता है, यहाँ से देखेंगे ध्यान से, y इज इक्वल टू हाफ, देखना यहाँ पे ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू ये बी स्क्वायर, देखो जैसे एक्स स्क्वायर है एक्स ही रहेगा, अपॉन ई स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन पूरे नीचे बी स्क्वायर पलट के ऊपर चला जाएगा, यस और नो, हाँ बिल्कुल चला जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1/2 ई कैपिटल ई अपॉन एम हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर ऊपर हो गया, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपन पूरे नीचे ई स्क्वायर, एक ई से एक ई कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ई ही थे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए था सिर्फ ई अपॉन एम ना, यही तो निकालने आया था, याद करो क्या निकाल रहा हूँ, चार्ज एंड मास रेशियो, ये चार्ज और ये क्या है, मास है, इसी का रेशियो चाहिए ना, बाकी सबको क्या कर दो, उठा के फेंक दो, यानी y ऐसे रहेगा, इसके बगल में ये 2 इधर आ जाएगा, 2y हो जाएगा, ये e भी ऊपर आ जाएगा क्योंकि नीचे है, और जो ऊपर थे कहाँ चले आएंगे, नीचे, यानी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, ई अपॉन एम। तो ई अपॉन एम इज इक्वल टू हमारे सामने आ गया है 2y ई एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट मीन्स चार्ज एंड मास का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2y ई अपॉन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मेनली समझना ध्यान से, अगर तुम चाहते हो चार्ज और मास का रेशियो निकालना, चार्ज और मास का रेशियो निकालना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा y पता, मतलब तुम्हें क्या पता करना पड़ेगा, y की वैल्यू कितना y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, और ये सब हम पता कर लेंगे। समझ में आ नहीं है भाई, ये रहा मेरा प्लेट, इस प्लेट से कितनी दूरी तक पहुंचा है, मतलब कहाँ तक पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता कर लेंगे, हाँ या ना, अरे हाँ ना बोलो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख के हम आराम से पता कर लेंगे, वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट किया ये भी पता कर लेंगे, जैसा नो। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हम ही तो लगाए हैं, तो हमको पता ही होगा इंटेंसिटी कितना है, मैग्नेटिक फील्ड भी हम ही लगाए हैं, तो हमको पता ही है कितना होगा इंटेंसिटी। तो ये काम उन्होंने किया, क्या किया कि y की डिस्प्लेसमेंट रखी, x की डिस्प्लेसमेंट रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रखी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे रख दी, सब कुछ क्या कर दिया, रख दिया, और रख के फिर क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। और कैलकुलेट करने पे उनके सामने जो आंसर मिला वो ये मिला कि जो ई अपॉन एम है, उसकी वैल्यू होगी 1 माइनस में ध्यान देंगे, माइनस में आएगी -1.75810 कूलाम पर केजी, ये आ जाएगा, ठीक है। 1.75810 नहीं 88 होगा, 1.7588 कूलाम पर केजी, और यहाँ से हमको मिल गया चार्ज मास रेशियो। क्लियर है, ये आपका क्या मिल गया आंसर। ये किसने कैलकुलेट किया था, जे थॉमसन साहब ने। कैसे किया, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा था लेकिन आपको समझ में आया जरूर होगा, ठीक है। तो आप इसको पूरा क्या कर लीजिएगा, डिनोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बार पुनः आऊँगा तो रफली एक बार सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। पहले इतना करिएगा, फिर रफली नेक्स्ट वीडियो के अंदर पहले स्टार्ट करूँगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर जाएंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।